डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रहलाद जोशी बने देश के नए शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभालते ही एक्शन में प्रहलाद जोशी। पहले दिन वरिष्ठ अधिकारियों संग की बैठक। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। अमित शाह को खत लिखकर कई सवालों के मांगे जवाब। छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर सरकार को घेरा। पैलेट गन का इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल। पुलिस वालों को लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? सीएम योगी ने प्रदेश के शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। आगरा से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का दिया तोहफा। शिक्षकों कर्मचारियों को मिलेगा 1.5 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर। अमेरिका ने ईरान पर हमला रोका। ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप। ईरान बोला अमेरिका को भड़का रहा इजराइल। उधर ईरान की फायरिंग के बाद 4 जहाजों ने रास्ता बदला। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी जगह प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और रविवार को उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। जोशी को यह जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई जब देश में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा चल रही है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। मुझ पर भरोसा जताने और मुझ पे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। मैं इसे विनम्रता और कर्तव्य बोध के साथ स्वीकार करता हूं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने तुरंत की शिक्षा मंत्रालय के कामकाज से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। दरअसल शिक्षा मंत्रालय देश के भविष्य से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। नए शिक्षा मंत्री के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान को भी नई गति देने महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में गिने जाते हैं। वह वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से ही संभाल रहे हैं। इससे पहले वह संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। उनकी पहचान एक अनुभवी संसदीय रणनीतिकार और संगठनात्मक क्षमता वाले नेता के रूप में रही है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी खत्म हो गया। कांग्रेस जनता पार्टी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा संगठन की सभी मांगे मान लिए जाने के बाद नीट विवाद को लेकर 36 दिन से जारी अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। सीजेपी ने कहा कि दोनों पक्ष परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर काम करने के लिए 4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। सीजेपी ने देश भर में सभी जगहों पर अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने और दिल्ली सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमत हो गए। इसमें हम जंतर मंतर पर हैं। आप देख सकते हैं कि सीजीपी की जो मांगे थी उसे सरकार ने मान लिया है। जो उनकी 3 मुख्य मांगे थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन बच्चों ने नीट के एग्जाम में सुसाइड किया है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, और तीसरा जो आंदोलन में बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसको वापस लेने की मांग। तीनों मांगों को आज सरकार ने मान लिया है। जो सीजेपी का आंदोलन था और जो उनका पूरा का पूरा आंदोलन था, आज ये तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे, इन्होंने जो कड़ी मेहनत से रात दिन एक करके, बारिश हो धूप हो, इन्होंने पुलिस ने ना तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दिया, कुछ दिया,
डंडे खाए, चोट खाए, उसके बावजूद भी ये आज इस्तीफा जो मिला है ये कड़ी मेहनत से हाथ मिलता है। क्या आपको लगता है इस पूरे के पूरे आंदोलन को 1 महीना चला, 1 महीने बाद सरकार ने मांगे मानी, क्या आपको मुझे लगता है सरकार के पार्ट में डिले हो गया? सरकार की तरफ से सरकार के पार्ट में डिले हो गया, पहले भी ये आज समझौता हो सकता था। मुझे लगता है कि लेट हुआ है, जो जैसे भी हुआ है, पर उन्होंने रिजाइन तो किया है। ये बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि इतनी लेट हुआ है पर हुआ तो जरूर है। क्या इससे पूरे शिक्षा व्यवस्था पे सुधार होगा? क्योंकि वो आगे कोई पेपर लीक ना हो, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अभी जो रिजाइन दिया, आप देखो कौन आते हैं, कौन वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर चीजों को दिखाते करता है। हाँ जी। परिवर्तन की तो बात होनी चाहिए, लेकिन अब आपसे क्या हो रहा है, मैं भी एक यूपीएससी की तैयारी किया है पिछले साल के, मतलब 2 महीने के बाद आगे पीछे क्या हुआ है कि यूपीएससी का जो सिलेबस था, जो पेपर आया है, ये सिलेबस के आउट ऑफ था। और हम जो 15 दिन के पहले एक नेट का यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसमें सोशियोलॉजी का पेपर फिर से लीक हो गया है। महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया था। अब आगे क्या? आगे से आप उनको डर लगने लगाएगा। मतलब आप अगर जो दीपिका जी से पूछे, उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन किया था, उसमें उन्होंने बताया कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो सब बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। देखो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि वही सब डिसाइड करेंगे। अगर फिर लीक होते हैं फिर तो सरकार की गलती है, सरकारी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे विचार ये है कि सरकार को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि दोबारा से पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, ये पेपर लीक बहुत सालों से होता आ रहा है। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैंने 13 लोगों को भाई जेल में डाला, हमने अकाउंटेबिलिटी दिखाई, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मेरा सबसे बड़ी बात ये मानना है कि हम शास्त्री जी से बात करते हैं, देश की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, देश की आज़ादी की बात से स्टार्ट करते हैं। शशि थरूर जैसी पर्सनालिटी वाला एक एजुकेशन मिनिस्टर हमें चाहिए। और मैं प्रो कांग्रेस नहीं हूँ, मैं प्रो यूथ हूँ, लेकिन हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी हो और या फिर कांग्रेस हो, सब जानते हैं कि शशि थरूर एक प्रोफाउंड स्पीकर है, एक बहुत ही अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं। और उनके लिए बता दूं, जो सत्ताधारी हैं, जो समझते हैं कि भाई हमारी बपौती है, तो उनके लिए यही बात है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ा ही है, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। समझ रहे हैं मेरी बात को? सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च के दौरान 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसके लिए रविवार को बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है और उसमें कई सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले की जवाबदेही तय करने की मांग के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने लिखा, हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुने जाने के बजाय सुरक्षा बलों ने घातक हथियारों और आंसू गैस सहित अंधाधुंध बल प्रयोग करके उन पर हमला किया। राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखे लेटर में कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज से सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा महिला छात्राओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाना भी शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात घातक पैलेट गन का इस्तेमाल रहा। मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्टों में साफ दिख रहा है कि एक पत्रकार सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब से मिला, जो इस समय अत्यधिक दर्द में है और पैलेट गन की गोली लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने की संभावना है। अमित शाह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंतिम रूप से आपके प्रति ही जवाबदेह है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल प्रयोग को मंजूरी दी थी? यदि नहीं तो किसने दी? संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह से एक बाद एक कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस फैसले को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अभिभावकों से बच्चों को आंदोलन से दूर रखने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दुबे ने देश भर के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को आंदोलनों में भेजने के बजाय उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनका कहना था कि यदि बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन्हें घर पर रहकर मेहनत करनी चाहिए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए दुबे ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधान ने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि छात्रों के बीच बने भ्रम को दूर करने और उनकी मांग का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया। इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक आए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया। कैसे गुरुकुल परंपरा स्टार्ट होगी, उसका कैसे बोर्ड होगा, किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, यूनिवर्सिटी में किस तरह से लोगों के अपॉइंटमेंट होंगे और परीक्षा पद्धति कैसे ठीक होगी, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत किया है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों को लग रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना युवाओं का अधिकार है, लेकिन छात्रों पर हुआ कथित लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार पहले सख्त कानून बना चुकी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी आंदोलनों के दौरान जेल जा चुके हैं और लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए। अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें गुमराह कर आंदोलन की राह पर ले जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेपर लीक की घटनाओं पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सख्त कानून लागू किया गया है, जिसके तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे रिपब्लिकन मूवमेंट के तो कार्यकर्ता थे, लेकिन कैंसर की जो हमारी मूवमेंट बहुत बड़ी संघर्षशील थी, उस मूवमेंट में मेरे साथ वो हमेशा रहे। कल्याणी हमारा कैंसर के टाइम पर तुम्हारे किला था और यहाँ के नौजवान लोग मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के प्रभावित दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जंग करते थे और उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम बहुत आगे था। आज मैं उनकी फैमिली की बेटे नजर आया हूँ और नरेंद्र मोदी जी जो है ये हमारे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रायपुर में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, राजनीतिक मजबूरी है। धर्मेंद्र प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता होती तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसी समय प्रधान का इस्तीफा हो जाता। भाजपा ने हर संभव नीट के मामले को दबाने तथा युवाओं के अधिकार को कुचलने का काम किया। जब छात्र युवा विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दबाव बनाने लगे, देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठी। उसकी मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता विरोध में है, छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर शहर में आंदोलन कर रहे हैं। यह बताता है कि सरकार जनता के विश्वास खो चुकी है। प्रधानमंत्री अपनी विफलता स्वीकार करें तथा तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। किसी प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ देश के युवाओं में ऐसा आक्रोश पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन भावना की कद्र करें और इस्तीफा दें।
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पेपर लीक का संकट अब एक राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुका है। मोदी की सरकार आने के बाद से देश में अब तक 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं ने 7.5 करोड़ छात्रों और उनके परिवारों को सीधे प्रभावित किया है, लेकिन अब तक एक भी दोषी को सजा नहीं मिली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को साधने की कोशिश की। इस दौरान ओवैसी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को नौजवानों के संघर्ष की जीत बताया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संविधान के दायरे में ही चल सकता है और तानाशाही नहीं चलेगी। साथ ही पेपर लीक, पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आंदोलन ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र संविधान के दायरे में ही चलेगा। ओवैसी ने राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने कानून तो बनाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक ही क्यों रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत बताई। इस दौरान उन्होंने आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल, लाठीचार्ज और छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। साथ ही कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी अभय तिवारी के 2 और सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी कथित सेटिंग गेटिंग के नेटवर्क, बैठकों और उससे जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल में जुटी है। होटल के रजिस्टर, बिल और लीज अवधि में दौरान हुए वहां आने और जाने वाले लोगों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दिया है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सीजीएल, उत्पाद सिपाही और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। उधर सीआईडी की जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एजेंसी ने जेपीएससी कर्मचारी सोनू कुमार और अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद कुमार को पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है। इससे पहले टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का दावा किया गया है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही भावुक पत्र लिखा है और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा जैसे ही नीट परीक्षा की लीकेज की बात आई थी, मैंने जिम्मेवारी ली थी और तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पुनर्परीक्षा हुई थी, 11-12 लाख छात्र सफल भी हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने लिखा है कि छात्र गुमराह ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैं देश हित में अपना इस्तीफा देता हूं। अब हमारी झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग है, सीजीएल परीक्षा लीक हो गई,
उत्पाद सिपाही की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का तोहफा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छत्रपति शिवाजी ऑडिटोरियम खंडारी कैंपस में मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दोहरा तोहफा दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग ने पीएनबी के साथ एमओयू भी किया। इसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को 1.5 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। पीएनबी के साथ हुए एमओयू के तहत शिक्षकों व शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को 1.5 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60,000 तक का अस्पताल नगद लाभ तथा 12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग इसके माध्यम से शिक्षकों व कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये एमओयू जिसमें दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक उस शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई विमान दुर्घटना की शिकार होता है तो 3 करोड़ तक, और इसमें 60,000 रुपए तक का हॉस्पिटल में नगद व्यवस्था का लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। एक बेहतरीन सुविधा जिससे अब तक हमारे शिक्षक लाभान्वित नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले को फिलहाल टाल दिया है। टॉप मिलिट्री अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बड़ी कार्रवाई से अमेरिकी सेना के पास मौजूद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट सकता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी विकल्प खुले हैं। फिलहाल सैन्य कार्रवाई की बजाय अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए कारोबारी बाबेक जंजानी के नेटवर्क से जुड़ी 9 कंपनियां और 4 लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजरायल पर अमेरिका को भड़काने का आरोप लगाया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठी जानकारी देकर ईरान के खिलाफ माहौल बना रहा है ताकि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बनाए रखे और इजरायल अपने रणनीतिक उद्देश्यों को अमेरिकी क्षमताओं के जरिए पूरा कर सके। आईआरजीसी ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने दोबारा युद्ध शुरू किया तो ईरान इसके जवाब में बड़ी तबाही लाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। इसके बाद चारों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। अमेरिका ने शुक्रवार रात ईरान पर हमला नहीं किया। इससे पहले वह लगातार 13 दिनों तक हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।